तो क्या हाल चाल स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं धातु अधातु का फास्ट ट्रैक रिवीजन। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने एक रिवीजन मोड स्टार्ट किया है क्लास 10th के लिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन मोड। इसमें आपका आज डे 3 है। अगर आपने डे 1 डे 2 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद डे 3 आएगा। तो आज का डे 3 हमारा टॉपिक है और आज डे 3 में हम पढ़ेंगे धातु अधातु के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपने डे 1 डे 2 नहीं देखा है, जिसमें हमने अम्ल क्षार लवण और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जितने भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है सभी हमने डिस्कस किया, तो आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं डे 3, जो हमारे पास धातु और अधातु वाला है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो फास्ट ट्रैक रिवीजन मोड है, इसमें हम डेली आपके लिए 2 वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 2 वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट होगा। उसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, PYQs होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल वीडियो आती रहेंगी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आप आज हमारे पास धातु अधातु का चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ऐसा था जो उष्मा विद्युत का चालन करता है उसको, और ठीक है, चालन करता है मतलब उसमें उष्मा भी प्रवाहित हो गया, विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है, ठीक है। और उसको आघात वर्धनी मतलब पीटने पे वो फैल जाता है, और तन्य मतलब उसका तार बना सकते हैं, तो वो हमारे पास धातु कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भूपर्पटी में मतलब हमारी जो सतह है, जमीन है, उस पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम होता है। धातु चमकदार होती है और इसके ऊपर हम पाली सफ़ेद लेप कर सकते हैं, ठीक है। धातु का जो गलनांक और क्वथनांक होता है हमेशा उच्च होता है, 2 तत्वों को छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर जितने भी तत्व होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ये कि वे तत्व जो उष्मा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है, जिसको आघात वर्धनीयता मतलब पीटने पे टूट जाएंगे, तन्य नहीं होते मतलब तार के रूप में नहीं बना सकते, वो भंगूर हो जाते हैं पीटने पे, तो वो हमारे पास अधातु कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन है, ये आपको याद रखना है। धातुएं चमकदार नहीं होती, ठीक है, ये मालिन होती है। मालिन मतलब नॉर्मली एकदम नॉर्मल कलर होता है, ठीक है, नॉर्मल सा, चमकदार नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, सिर्फ हीरे के छोड़कर, हीरा मतलब डायमंड को छोड़कर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब धातु को ऑक्सीजन या फिर हवा में जलाया जाता है तो कौन सा ऑक्साइड बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। इसको याद रखना है, धातु को जब जलाते हैं वायु की उपस्थिति में तो धातु ऑक्साइड बनता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। उसके आगे है कि सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती हैं वो अम्ल से क्या होता है, हाइड्रोजन निकाल देती हैं, मतलब हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं, ठीक है। मतलब कि सभी देखिए जितने भी अम्ल होते हैं सब में H+ आयन होता है, तो जब भी धातु अभिक्रिया करता है तो उसमें से अम्ल में से H निकाल देता है। अगर आपने अम्ल क्षार लवण नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल लेते हैं और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, तो अगर इसको मिला देते हैं तो हमें जो मिलता है उसको हम कहते हैं अम्लरज। मतलब क्या है कि 1:3, ठीक है। एक हमारा क्या होगा, ये नाइट्रिक अम्ल होगा और ये होगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl और नाइट्रिक अम्ल मतलब कि HNO3, ठीक है। तो अगर नाइट्रिक अम्ल को 1 में लिया जाए और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 3, 1:3 लिया जाए तो इसको हम कहते हैं अम्लराज, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या बोला गया है? बोला गया है कि ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके घटते हुए सक्रियता क्रम या फिर क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसको हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी, ठीक है। मतलब कि कोई भी हमारे पास, मतलब कि बहुत टाइप्स की हमारे पास धातुएं होती हैं, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर उससे ज़्यादा, उससे कम क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील। अगर हम एक अरेंजमेंट करें, सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर उसके नीचे उससे कम क्रियाशील, उसके से कम क्रियाशील, तो क्रियाशीलता के क्रम में जब धातुओं को रख देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सक्रियता श्रेणी, ठीक है। आपको याद रखना है सक्रियता श्रेणी, या फिर हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी भी उसको कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो धातुएं देखिए मुख्यतः 2 टाइप की पाई जाती हैं, ठीक है। या तो वो स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी, या फिर संयुक्त अवस्था में या फिर यौगिक के रूप में पाई जाती है जमीन के अंदर। तो जो यौगिक के रूप में पाई जाती है धातु उसको हम कहते हैं खनिज, ठीक है। उस पत्थर को खनिज कहते हैं जिसमें धातु पाया जाता है। अब याद रखना कि जितने भी खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होता, लेकिन जितने भी अयस्क होते हैं खनिज होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा खनिज अयस्क में क्या अंतर होता है। अभी आगे जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला धातु के उनके अयस्कों से निष्कर्षित मतलब अगर अयस्क में से हमें धातु निकालना है तो उसको उस विधि को कहते हैं धातु कर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है कि तो आगे स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि अगर धातु को अयस्क से प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अयस्क की प्रकृति और स्वयं धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। मतलब कि किस अयस्क में से कौन सा धातु निकलेगा ये डिपेंड करता है उसकी प्रकृति पे और उसके भौतिक और रासायनिक गुण पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बोला है अगर किसी भी अयस्क में से हमें धातु को निष्कर्षण मतलब निकालना है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हम उसको पीस कर निकाल सकते हैं, सांद्रण, निस्तापन, जागरण मतलब भर्जन कहते हैं, प्रगलन व धातु का शोधन। इतने स्टेप होते हैं किसी भी धातु में से, किसी भी अयस्क में से धातु को निकालने के लिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि अयस्क में मिट्टी, रेत आदि को दूर करने के लिए हम सांद्रण यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी अयस्क में से मिट्टी, रेत, बालू इस सबको निकालना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। और इसके अंतर्गत अयस्क को अधात्री से पृथक किया जाता है। अभी अधात्री क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अधात्री क्या होता है? अधात्री मतलब अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे हम नीचे लिखा है कि अयस्क में प्रायः मिट्टी, बालू, चूना, पत्थर आदि के विशुद्धियों के रूप में मिले होते हैं। ठीक है, जो भी अयस्क होता है उसमें बालू, चूना, पत्थर सभी चीज़ें मिले होते हैं, इसको हम कहते हैं अधात्री या फिर मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अयस्कों के सांद्रण के लिए सबसे अधिक फेन प्लवन विधि, इसको याद रखना है, फेन प्लवन विधि जो होते हैं वो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जिसमें भी सल्फाइड अयस्क होगा जिस अयस्क में, वहाँ पे हम फेन प्लवन विधि यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निस्तापन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे अयस्क का अपघटन हो जाता है। अगर मान लेते हैं हमसे पूछा गया निस्तापन क्या होता है, तो आपको याद रखना है निस्तापन में क्या होता है, जो भी अयस्क होगा उसमें सबसे पहले तो मिट्टी, बालू, चूना, पत्थर सभी चीज़ों को निकाल लेते हैं। ठीक है, सांद्रण उसका कर लेंगे, मिट्टी, बालू, रेत निकालने के बाद उसके क्या कहेंगे, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं निस्तापन। ठीक है, अब भर्जन क्या होता है? तो भर्जन में क्या होता है कि अयस्क को अकेले या फिर अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं। मतलब कि सांद्रण में वायु की अनुपस्थिति, बिना ऑक्सीजन के हम इसको गर्म करते हैं तो सांद्रण निस्तापन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम हमारे पास वायु की बहुत ही कम मात्रा में अगर गर्म करते हैं, उसमें कोई अन्य पदार्थ मिलाकर, कोई भी हमारे पास अयस्क है, हमने उसमें कोई और पदार्थ मिलाया है, गलाया है उसको, और उसके बाद हमने कम मात्रा में वायु की उसको गर्म किया है, तो वो हमारे पास भर्जन होता है। ठीक है, एग्जाम में भर्जन निस्तापन में डिफरेंस आता है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया गया, बोला गया कि अयस्क में उचित गालक या फिर कोक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करने पर जो क्रिया होती है उसको प्रगलन कहते हैं। प्रगलन क्या होता है? कोई भी हमारे पास अयस्क है, ठीक है, तो उसमें गालक, गालक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी धातु अयस्क को गला देता है, जिसमें से धातु निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसको मिलाकर या फिर कोक मतलब कोयला को मिलाकर अगर हम उसको गर्म करते हैं उच्च ताप पर, तो उसको हम कहते हैं प्रगलन। ठीक है, दो चीज़ें और बची हैं, जैसे कि धातु के शोधन मतलब धातु को शुद्ध करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती है, तो आसवन होता है, द्रवण, ऑक्सीजन, विद्युत अपघटन, अमलगम या फिर वाष्प प्रावस्था शोधन, ये तीन चीज़ें होती है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि कॉपर का अयस्क क्या होता है, तो याद रखना कॉपर पैराइड जो होता है कॉपर का अयस्क होता है। और लास्ट चीज़ ये है कि जब भी दो या फिर दो से अधिक धातु को मिला देते हैं निश्चित अनुपात में, ठीक है, तो जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है, तो दो या दो से अधिक धातु को निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाते हैं तो जो हमारे पास समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास दिया गया कि मिलाने पे जो हमारे पास समांगी मिश्रण होता है उसको हम कहते हैं मिश्र धातु। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं, हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि गुणों के आधार पर हमारे पास 3 श्रेणियाँ होती है, धातु होता है, अधातु है और उपधातु। इसका आंसर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है धातु वे तत्व होते हैं। धातु कौन से तत्व होते हैं? धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति, ऋणात्मक बनाने की प्रवृत्ति, हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने वाले, या फिर विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होने वाले। तो इसमें देखिए याद रखना है आपको कि धातु कभी भी ऋणात्मक नहीं बनाता। ठीक है, धातु को पीटने पे वो फैल जाता है, आघात वर्धनीय होता है, टूटता नहीं, ये भी गलत है। और धातु में विद्युत और उष्मा दोनों का चालन होता है, सुचालक होता है, लेकिन यहाँ पे कुचालक है, तो ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा धनायन बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो जो भी हमारे पास धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि वह धातु जो समान ताप पर द्रव होता है। देखिए समान ताप पर द्रव अगर पूछेगा तो मरकरी हमारे पास हो जाएगी, लेकिन अधातु पूछेगा, ऐसा अधातु जो समान ताप पर द्रव होता है तो हमारे पास ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, सामान्य ताप या कमरे के ताप पे वो एक ही होता है। आगे बोला है कि निम्नलिखित धातु में से उत्कृष्ट धातु का उदाहरण। तो उत्कृष्ट धातु क्या होता है? वो हमारे पास प्लेटिनम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आगे हमारे पास जो एमसीक्यू है उसका क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि इसमें कि यहाँ बोला है कि निम्नलिखित धातु में सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है? आघात वर्धनीय मतलब जिसको पीटने पर ज़्यादा तेजी से फैल जाता है, तो वो हमारे पास होता है सोना। ठीक है, तो हमारे पास जो सोना होता है वो फैल जाता है। इसका जो पीटने पे ये कितना होता है 0.0001 मिलीमीटर से भी कम मोटाई की पतली चादर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो धातु में से धातु को पतले तारों में खींचने की क्षमता क्या होती है? तो वो तन्यता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो वो हमारे पास होता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहाँ पर रिएक्शन भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम को हमने पानी में मिलाया, तो जब मिलाते हैं तो हमारे पास
KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक, 8वां क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है। तो जल के सामान्य ताप पर हमारे पास सोडियम, ठीक है, सोडियम जो है बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कौन सा होता है, सोडियम होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, धातु के ऑक्साइड समानतः किस किस स्थिति के होते हैं, किस प्रकृति के होते हैं। तो धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन अगर अधातु ऑक्साइड पूछेगा तो वो हमारे पास अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बोला कि कुछ धातुएं जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लेड, बेरिलियम, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। इन ऑक्साइड को की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखना ये जितने भी यहाँ पे तत्व हैं, तो देखिए एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा Al2O3, जिंक है जिंक ऑक्साइड, Pb है, लेड है तो लेड ऑक्साइड, और बेरिलियम है तो बेरिलियम ऑक्साइड। तो जितने भी ऑक्साइड होते हैं ये सभी उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, बोला गया कि निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल के साथ रिएक्शन करता है। तो हमारे पास जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो गर्म जल और ठंडा जल दोनों जल के साथ अभिक्रिया करता है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है कि जस्ता, जस्ता में जिंक होता है। ठीक है, जस्ता जो जिंक होता है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है। तो याद रखना है जब भी हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास जिंक क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बोला है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब H2SO4 अगर मैग्नीज के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो आपको याद रखना है जब भी मैग्नीज के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीज, देखिए यहाँ पे SO4 दिख रहा है, ये मैग्नीज है तो मैग्नीज सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले MCQ की तरफ। तो अगला MCQ हमारे पास क्या बोला गया है कि हाँ यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए, हमारे पास मैग्नीज है, सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो मैग्नीज सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या गया है, बोला गया है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3। अगर अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम नाइट्रिक अम्ल को 1 लेते हैं 1 भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 3 भाग लेते हैं तो उससे हम कहते हैं अम्लराज। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर इसको 3:1 मिलेंगे तो मिलाने पे निर्मित मिश्रण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो निर्मित जो मिश्रण होगा वो संक्षारक होगा, मतलब कि अम्लराज जो होता है उसकी, देखिए यहाँ पे लिखा ना अम्लराज होता है। देखिए 1:3 मतलब ये पहला वाला हमारे पास नाइट्रिक अम्ल है, ये वाला हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन यहाँ पे पहले हाइड्रोक्लोरिक है बाद में नाइट्रिक है, इसलिए 3 पहले लिया गया है 1 बाद में। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ें हैं। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला कि जब किसी कम सक्रिय तत्व को अधिक सक्रिय तत्व के धनायन के विलयन में डाल जाता है तो क्या होता है। तो याद रखना जब हम, देखिए जब कम सक्रिय तत्व को अधिक सक्रिय तत्व के साथ डालेंगे तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर अधिक क्रियाशील तत्व को कम वाले में डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है। तो याद रखना हमारे पास जो पारा यहाँ पे है, सॉरी यार मैग्नीशियम, ठीक है ये गलत हो जाएगा, जो मैग्नीशियम होता है वो हमारे पास अधिक क्रियाशील है इन चारों में, तो मैग्नीशियम ज़्यादा क्रियाशील हो तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। बढ़ते हैं आगे 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो अम्ल से हाइड्रोजन कौन विस्थापित नहीं करता, तो हमारे पास जो C कॉपर है वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगर इसको आपको पता करना है ये कैसे पता चल रहा है तो इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी देखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तांबे का अयस्क कौन सा होता है, तो मैलेकाइट होता है। ठीक, ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये CuS होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट। आगे बढ़ते हैं, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण कौन सा है, तो हमारे पास हॉर्न सिल्वर जो होता है वो क्लोराइड अयस्क का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, 21वां में बोला गया है कि यदि कॉपर को वायु में खुली रखा जाता है, ठीक है, तो इसकी भूरी चमकीली सतह पर धीरे धीरे चमक होने लगती है तथा इस पर एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है। ये जो बना है इसका रीज़न क्या है, तो हमें इसका रीज़न जो होता है वो हमारे पास कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जब भी हम कॉपर को हवा में रख देते हैं तो इसका कलर चेंज होता है। कलर इसलिए चेंज होता है क्योंकि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉरी जो ऑक्सीजन होता है और जो हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो रिएक्शन करने लगता है। ठीक है, तो हमारे पास कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ठीक, हरी परत इसलिए बनती है। आगे बढ़ते हैं, तो पीतल क्या है, तो पीतल हमारे पास क्या होता है, पीतल हमारे पास एक मिश्र धातु होता है, क्योंकि पीतल में देखिए पीतल हमारे पास 70% कॉपर होता है, 30% जिंक होता है, तो 2 या 2 से अधिक धातु मिले होते हैं, इसलिए इसको मिश्र धातु कहते हैं। स्टूडेंट 2 MCQ और बचे हैं, चलिए देख लेते हैं। अमलगम क्या होता है, अमलगम क्या होता है, तो हमें पता है कि अमल जो होता है मिश्र धातु होता है। ठीक है, जिंक के साथ कोई भी धातु मिलाते हैं तो उसको हम कहते हैं अमलगम। ठीक है, तो अमलगम हमारे पास मिश्र धातु होता है। आगे बढ़ते हैं, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, तो जर्मन सिल्वर देखिए हमारे पास में 50% कॉपर होता है, 35% जिंक होता है, 15% निकिल होता है, तो इसमें कौन सा नहीं होता है, तो हमारे पास जो सिल्वर है ये नहीं होता जर्मन सिल्वर में। ठीक है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, आपको इसको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं,
तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम में। तो बोला है कि ऐसी धातु उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो हमारे पास पारा होता है, ठीक है। चाकू से आसानी से कट सकता है, तो हमारे पास सोडियम होता है। और चाकू से आसानी से उष्मा की सबसे अधिक चालक तो चांदी होता है। उष्मा की कुचालक तो सीसा। देखिए अगर पूछेगा कमरे के ताप पे द्रव कौन होता है, तो पारा होता है। धातु की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसको हम चाकू से आसानी से काट देते हैं, तो हमारे पास सोडियम होता है। किसमें करंट बहुत अच्छा फ्लो होता है, तो हमारे पास चांदी होता है। जिसमें कौन सा कुचालक होता है, तो हमारे पास सीसा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आघात वर्धनीयता तन्यता का मतलब क्या होता है। अगर किसी चीज़ को धातु को पीट कर चादर बना सकते हैं, तो हमारे पास आघात वर्धनीयता होता है। अगर किसी का तार हम बना सकते हैं, तार के रूप में खींच सकते हैं, तो उसको हम तन्यता कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, ठीक है। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। तो देखिए वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, उसको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें अगर 2 उदाहरण पूछेगा, तो हमारे पास पहला एल्युमिनियम ऑक्साइड है, दूसरा जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया कि 2 धातुओं के नाम बताए जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, और 2 धातुएं ऐसी नहीं कर पा सकते, ठीक है। तो देखिए जो जिंक और लोहा हमारे पास है, वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देगा, लेकिन जो कॉपर सिल्वर है वो नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्वेश्चन आता है कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क का नाम लिखिए, उसका फॉर्मूला बताइए, ठीक है। देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। तो 2 अयस्क का नाम तो याद रखना कि पहला सल्फाइड अयस्क, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, Cu2s, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कॉपर पायराइड कहते हैं, ठीक। और दूसरा है ऑक्साइड अयस्क, मतलब कि CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड दोनों ऐसे अयस्क हैं जो हमारे पास कॉपर के अयस्क होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अगर सर हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है कि धातु अधातु के 4 समानता गुण लिखिए, ठीक है। धातु धातु के किन्हीं 4 समान गुण को लिखिए। तो देखिए पहला धातु का हम पढ़ लेते हैं। तो धातु क्या होता है, धातु हमारे पास सतह चमकदार होती है, ठीक है। और इसमें धात्विक चमक होता है, ठीक। ये पहला गुण है। दूसरा हमारे पास क्या है, धातु कठोर होता है, ठीक। तीसरा हमारे पास है इसको अगर पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय कहते हैं। जैसे कि सोना चांदी दोनों को हम पीट दे तो फैल जाते हैं चादर के रूप में। चौथा हमारे पास गुण क्या है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है वो तन्यता होती है। 1 ग्राम सोने का कितना 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो ये सब हमारे पास धातु के गुण होते हैं। चलिए अधातु के गुण देख लीजिए। तो अधातु का गुण क्या होता है, अधातु का गुण ये होता है कि हमारे पास साधारण ताप पर वो गैस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ब्रोमीन ऐसी अधातु होती है जो द्रव अवस्था में होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अधातु का गुण होता है कि आघात वर्धनीय व तन्य नहीं होते हैं, मतलब कि अगर इसको पीटेंगे तो टूट जाएंगे, वो भंगुर होते हैं लेकिन फैलते नहीं चादर के रूप में, ठीक है। उनका तार भी नहीं बन सकता। जैसे कि हमारे पास सल्फर और फास्फोरस है, इसको अगर हथौड़े से पीटेंगे तो टूट जाता है। अधातुओं में चमक नहीं होती, ठीक है। और जितनी भी अधातु होता है वो विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है, बस ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट स्टूडेंट वो होता है जो हमारे पास पेंसिल की नोक में ब्लैक कलर का होता है, जिसकी मदद से हम लिख पाते हैं, तो वो हमारे पास सुचालक होता है, ठीक स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सक्रियता श्रेणी क्या होता है, ठीक। तो सक्रियता श्रेणी क्या होता है वो आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट सक्रियता श्रेणी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सक्रियता श्रेणी क्या होता है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी या फिर इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। तो एक ऐसी सूची हो जितने होती है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता, मतलब कौन ज़्यादा क्रियाशील है फिर उससे कम क्रियाशील, उसके अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लोहा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। याद रखना है कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने तत्व हैं वो ऊपर वाले तत्व हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला तत्व ऊपर वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता। मतलब हाइड्रोजन नीचे वाले जितने भी तत्व हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर या सोना, ये सभी चीज़ें हमारे पास हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे इसके यौगिक में से, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। चलिए इसके कुछ गुण देख लेते हैं जो एग्जाम में आता है। तो पहला अनुप्रयोग क्या है कि सक्रियता श्रेणी के हिसाब से हम धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं, कौन ज़्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को विस्थापित कर सकता है, लेकिन नीचे वाला तत्व ऊपर वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर पाएगा। दूसरा गुण क्या है हमारे पास कि विद्युत रासायनिक की श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों के हाइड्रोजन विस्थापन कर पाने की क्षमता की जानकारी मिलती है। मतलब कि कौन सा तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा, कौन सा तत्व हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि जो हाइड्रोजन के हमारे पास ऊपर है वो विस्थापित कर लेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे है वो विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि आयनिक यौगिक के बारे में, ठीक है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इनके गुण बताइए। तो याद रखना कि आयनिक यौगिक जो होता है
वो धन आयन और ऋण आयन आयन के आदान प्रदान से बनने वाला जो यौगिक होता है उसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसके गुण पूछ लेता है। तो भौतिक गुण में क्या होता है कि हमारे पास ये धन आयन और ऋण आयन के बने होते हैं, तो इसके बीच जो मजबूत आकर्षण बल होता है, ठीक है, किसके कारण होता है? आयनिक यौगिक के कारण। आयनिक यौगिक आयन के आदान प्रदान से बनते हैं, इसकी वजह से इनमें आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। ये कठोर होते हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा नहीं, थोड़े से कठोर होते हैं। अगर इसको दाब डाला जाए, पीटा जाए तो वो भंगुर हो जाते हैं, मतलब कि टूट जाते हैं। ठीक है, इसका जो गलनांक क्वथनांक होता है बहुत उच्च होता है। ठीक, आगे बढ़ता है घुलनशीलता। अगर देखा जाए तो ये घुल जाते हैं, ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे पास कैरोसिन, मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल डीजल में, तो अविलेय होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। अब एक चीज़ याद रखना है कि जो हमारे पास नमक जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? नमक हमारे पास आयनिक यौगिक होता है, क्योंकि उसमें Na+ और Cl- आयनिक आयनों से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि नमक अगर नॉर्मली है तो उसमें उसमें हमें करंट नहीं मारेगा, लेकिन अगर नमक को पानी में घोल दिया जाए फिर करंट फ्लो होता है तो करंट लगेगा। तो वही चीज़ है, आयनिक यौगिक जो होता है वो विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों का गतिशील आवश्यक है। ठीक है, बोला गया है कि किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए, मतलब विद्युत धारा फ्लो होने के लिए आवेशित कण होने चाहिए, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब आयनिक यौगिक और जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। आयनिक यौगिक को अगर पानी मिला दें तो उसमें आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है, मतलब कि धन आयन से ऋण आयन की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन आने जाने लगता है, और जिसकी वजह से वो क्या होता है, इसकी वजह से हमें विद्युत का चालन मिलता है। ठीक है, विद्युत का चालन होने लगता है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक जो है विद्युत का चालन नहीं करते हैं, लेकिन अगर इसको पानी में घोल दिया जाए, गलित अवस्था में हो जाए, तो हमारे पास विद्युत का चालन करेंगे, करंट लगेगा। इसमें स्टूडेंट एक और चीज़ें होती हैं कि अयस्क और खनिज, इसमें अंतर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो खनिज क्या होता है कि पृथ्वी पे जितने भी पदार्थ, जितने भी हमारे पास पत्थर पाए जाते हैं जिसमें धातु मिलता है, ठीक है, तो प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जो जो होते हैं जिस रूप में होते हैं उसको हम खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि। ठीक है, अब अयस्क क्या होता है? तो ऐसा खनिज जिसमें से धातु प्रचुर मात्रा, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में धातु हो और कम व्यय, मतलब कम खर्च में आसानी से मिल जाता है, तो हम कहते हैं खनिज। ठीक है, धातु का अयस्क कहते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम बक्साइड, इसका मतलब क्या है कि जमीन में से जो भी हमारे पास पत्थर मिलता है जिसमें धातु पाया जाता है, जो भी हमारे पास यौगिक मिलते हैं, धातु मिलते हैं, वो खनिज होते हैं। लेकिन जिस खनिज से हमारे पास किसी भी धातु अधिक मात्रा में हो, कम खर्च में निकल जाता है, तो उसको हम कहते हैं खनिज का अयस्क। ठीक है, धातु का अयस्क या खनिज का अयस्क। यहाँ पे एल्यूमिनियम और बॉक्साइड जो है वो हमारे पास अयस्क होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, मिश्र धातु क्या होता है? वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो उसको देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं कि मिश्र धातु क्या होता है। ठीक है, कॉपर की प्रमुख मिश्र धातु क्या होती है, ये सब आता है एग्जाम में। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि दो या दो से अधिक धातु, ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं को अगर निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है, मिलाने के बाद और उसको पिघला के कोई नया धातु बनाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है? वो मिश्र धातु होता है। ठीक है, अब याद रखना है कि धातु को सबसे पहले दो या दो से अधिक धातु होना चाहिए, फिक्स अनुपात, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। ठीक है, मिलाकर पिघला कर जो नया धातु हमें मिलता है वो उसका समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब वो धातु जो होता है आपस में मिल जाए हर जगह पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है, अब मिश्र धातु में क्या होता है? मिश्र धातु कौन कौन सा होता है? तो पीतल हमारे पास मिश्र धातु होता है, तांबा हमारे पास मिश्र धातु होता है। ठीक है, ये सब मिश्र धातु होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मिश्र धातु में यही चीज़ें हैं कि यहाँ पे बोला कि मिश्र धातु बनाते समय विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म करते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। उसके बाद नरम मिश्र धातु प्राप्त होता है हमें, और उसी नरम मिश्र धातु क्या कहते हैं कि शीघ्रता से गर्म करके फिर शीघ्रता से ठंडा कर देते हैं, तो हमारे पास जो मिश्र धातु होता है वो कठोर भंगुर हो जाता है। इस प्रकार जो मिश्र धातु बनता है वो कठोर होता है और वायु तथा जल से क्रिया करके वो गुड़ चमक हो जाता है, रंग आ जाता है उसमें। मूल्य मूल्य मतलब खर्चीला, मतलब खर्चीला मीन्स कि वो महंगा हो जाता है। जो भी नया धातु बनता है वो महंगा होता है, बढ़िया होता है। तो इसके हमारे पास कॉपर के दो अयस्क एग्जाम में पूछता है, तो वो दो चीज़ें हमारे पास है। कौन कौन सा है हमारे पास? तो हमने भी पढ़ा है कॉपर का मुख्य अयस्क। ठीक है, तो आप उसको जाके देख लीजिए। कॉपर ग्लास था, कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारे पास कॉपर के मुख्य अयस्क थे। अब थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, जो पीतल होता है, पीतल भी एक मिश्र धातु है, इसमें कॉपर 70%, जिंक 30% होता है। जो जर्मन सिल्वर होता है इसमें सिल्वर नहीं होता, बट यहाँ पे कॉपर 50%, निकिल 15%, जिंक 35% होता है। ठीक है, और पीतल का उपयोग कहाँ करते हैं? तार बनाने में, मशीन के पुर्जे, बर्तन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो जर्मन सिल्वर होता है उसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो बर्तन और मूर्ति बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट बस इतना याद रखना है, जो मिश्र धातु होता है दो या दो से अधिक धातुओं का निश्चित अनुपात में मिलाने पे जो समांगी मिश्रण होता है उसी को हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये जो
ख़त्म होता है। यहाँ पे कोई कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा अच्छी चीज़ें हैं, देख लेते हैं इसको। एक्स्ट्रा शॉर्ट मतलब कि जो चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए, तो उसमें कौन कौन सा चीज़ है। उसमें पहला हमारे पास कि अधातु के गुणधर्म जो होते हैं धातुओं के विपरीत होते हैं। जितने भी अधातु होते हैं उनके जो गुण होते हैं धातु के विपरीत होते हैं। जैसे कि हमारे पास आघातवर्धनीय नहीं होते, तन्य नहीं होते। ग्रेफाइट के अलावा जितने भी अधातु होते हैं वो उष्मा विद्युत की कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। अधातु क्या होते हैं, ऋणात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि ये धातु के साथ अभिक्रिया करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, ऋणावेश बनाते हैं, ठीक। धातु अक्सर किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय या फिर उदासीन होते हैं, ठीक। अधातु तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। तो स्टूडेंट यही हमारे पास था कुछ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा यहाँ पे, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो धातु अधातु का डे 3 था यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपने डे 1 डे 2 नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लिया। और ये जितना भी मैंने आपको कराया है ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, और 2025-26 में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के पास भेजें जिससे उनको भी फ़ायदा हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, उसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। चलिए फिर मिलते हैं डे 4 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।